हैं श्री ब्रजमोहन जी। तो और ब्रजमोहन जी ग्राम हरू नंगला से कार्यक्रम में शामिल हुए और काओ भैया आप तो हम स्वागत सम्मान करते हुए बातचीत करना शुरू करें। नेकी और पूछ भैया, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, जैसा कि आज हमारी और आपकी बातचीत का विषय है औषधीय सगंधीय फसलों की खेती, तो हम सबसे पहले अपने साथियों के लिए जानना चाहेंगे कि जो औषधीय फसलें हैं, सगंधीय फसलें हैं, ये क्या हैं? औषधीय सगंधीय फसलें हैं, ये मेंथा होता है। मेंथा को तो सभी किसान जानते ही हैं जी। इसी की तरह एक लेमन ग्रास है, जिरेनियम है, पामारोजा है, कैमोमाइल है, वेटिवर है, खस जिसे बोलते हैं। कुछ फसलें बहुवर्षीय हैं, कुछ फसलें 3 महीने की हैं, कुछ फसलें 4 महीने की हैं। पामारोजा है, लेमन ग्रास है, ये बहुवर्षीय फसल है। खस है, वेटिवर, वो 1 वर्षीय फसल है। जिरेनियम है, फरवरी में रोपाई की जाती है इसकी। ये फसल तो बहुवर्षीय है, लेकिन बहुवर्षीय फसल पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। ये अपने मैदानी क्षेत्रों के लिए ये जिरेनियम एक वार्षिक फसल है। बरसात ऋतु में बचाने के लिए इसके लिए एक शेड बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बरसात में पॉलिथीन शीट डाल के ही बचाया जाता है। इससे पहले इसको एसी ग्लास हाउस में बचाया जाता था, जो कि एक बहुत महंगी तकनीक थी। अब सीमैप के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक तकनीक विकसित की है, जो कि एक खेत में शेड बनाया जाता है और उसके ऊपर एक बांस का अर्ध सुरक्षात्मक ढांचा बना के उसके ऊपर पॉलिथीन शीट डाली जाती है, जिससे इसको बचा के किसान अपने खेत पे पौध तैयार कर सकता है जिरेनियम की जी। जो कि एसी ग्लास हाउस में एक पौधे की कीमत यानी ये कटिंग की कीमत लगभग 35 रुपए पड़ती थी, जो अब जो तकनीक विकसित की है सीमैप के वैज्ञानिकों ने, उससे अब किसान अपने खेत पे सिर्फ 2 रुपए प्रति कटिंग के हिसाब से इसकी पौध तैयार कर सकता है। अच्छा, वहीं अगर मेंथा की बात करें तो हाँ, मेंथा की रोपाई जो आम तरीके से की जाती है, सीमैप के ही वैज्ञानिक है, उन्होंने एक अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी करके विकसित की है। उसके लिए क्या करना होता है, 25 दिसंबर के आसपास एक नर्सरी बनाई जाती है, उसमें पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया जाता है, और जिससे कि कम टेम्परेचर की वजह से जो पौधे उगते नहीं है, वो मेंथा 20 से 25 दिन में उगना स्टार्ट हो जाता है। अगर 25 दिसंबर के आसपास हम उसकी बुआई कर देते हैं, तो आम तरीके से बुआई करने में मेंथा उगना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे हम अपने खेतों में उसकी रोपाई कर सकते हैं। इतनी जल्दी रोपाई करने से हमें फायदा ये होगा कि फरवरी में मेंथा उगना स्टार्ट होता है, तो हम जून तक इसकी पहली कटिंग करते हैं। अगर हम अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी के तहत इसकी बुआई करके अगर हम इसको लगाते हैं, तो हम अप्रैल में इसकी कटिंग कर सकते हैं पहली, और दूसरी कटिंग हम जून में कर सकते हैं। इससे 2 गुना उत्पादन किया जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि इस तरीके से हमारे किसान साथी मेंथा की फसल भी अपने खेतों में कर सकते हैं और दोहरा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो औषधीय फसलें हैं, जैसे कि आपने मेंथा की बात कही, लेमन ग्रास है, जिरेनियम है, कैमोमाइल है और खस की खेती भी हमारे किसान साथी अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से कौन कौन सी बातें जो ध्यान रखनी है? खस की खेती में कोई विशेष बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। खस का उत्पादन जहाँ खराब से खराब जमीन है, पीएच 9 से 10 तक होता है, वहाँ भी खस की खेती की जा सकती है, और इसमें स्लिप से इसकी खेती लगाई जाती है। तो अगर कोई किसान करना चाह रहा है तो पूरे खेत के लिए स्लिप्स खरीद के न लगा के अपने खेत पे नर्सरी के तौर पे 500 या 1000 स्लिप्स लगा के अपनी नर्सरी को डेवलप कर सकते हैं, और अगले साल इसकी खेती शुरू की जा सकती है। तो कम खर्चे में इसकी खेती की जा सकती है। जी, अच्छा, जो औषधीय फसलें हैं, सगंधीय जो फसलें हैं, जो हमारे किसान साथी करना चाहते हैं, इसमें मृदा का भी कोई चुनाव होता है कि किस तरीके की मृदा में हम इन फसलों को ले सकते हैं? जैसे लेमन ग्रास है, पामारोजा है, वेटिवर है, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा पीएच वाली जमीन हो वहाँ भी की जा सकती है। लेकिन जिरेनियम है, जहाँ सामान्य पीएच 7 होता है, वहीं लगाई जा सकती है। कैमोमाइल है, कैमोमाइल भी अधिक पीएच वाली जमीन में किया जा सकता है। कैमोमाइल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक की जाती है। जी, अच्छा, जो और फसलों में रोग बीमारी हैं, तो क्या ये जो औषधीय फसलें हैं, सगंधीय फसलें हैं, इनमें भी इनका प्रकोप होता है? इनमें औषधीय सगंधीय फसलों में विशेष रूप से किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई विशेष ज्यादा बीमारी भी नहीं लगती है, न कीट लगते हैं इसमें। जी, हमारे किसान साथी जो और अपने खेतों में फसलें उगाते हैं, देखते हैं कि काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जंगली जानवर हैं, नीलगाय हैं, ऐसे जो जानवर हैं वो हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम इन फसलों की बात करें तो इनमें कोई जंगली जानवर या नीलगाय वगैरह से हानि पहुंचाई जाती है? नहीं, जंगली जानवर इसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये खुशबूदार पौधे हैं। तो इनको जंगली जानवर जैसे कि सुअर होते हैं, उनको खुशबू वाली चीजों से नफरत होती है। आलू है, वैसी खाने वाली चीजें हैं, उनको खाते हैं, क्योंकि इनमें कोई शक्कर का होता नहीं है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते जंगली जानवर इनको।
जी। अच्छा वहीं अगर हम बात करें इनमें खरपतवार नियंत्रण की, तो जो घास फूस होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता होगा हमारे साथियों के लिए। खरपतवार नियंत्रण तो करना पड़ता है। जैसे कि लेमन ग्रास है, इसमें एक बार इस निराई की जरूरत पड़ती है फरवरी फर्स्ट वीक में, बाकी पूरे साल इनमें निराई की जरूरत नहीं पड़ती है। खस है उसमें सिर्फ एक निराई की आवश्यकता पड़ती है। जिरेनियम में लगभग 2 निराई की आवश्यकता पड़ती है। कैमोमाइल में एक ही निराई की आवश्यकता पड़ती है। जी ब्रजमोहन जी, आपने जो बहुत सारी फसलें हमारे साथियों को बताई हैं, लेमन ग्रास है, जिरेनियम है, कैमोमाइल है और ये खस की खेती है, मेहनता है, तो आप तो ये सब फसलें अपने खेतों में? हाँ जी सर, मैं सभी फसलों को अपने खेतों में कर रहा हूँ। तो इसके बीज वगैरह की प्राप्ति कहाँ से होती है? बीज इन सभी फसलों की बीज और स्लिप्स मेरे फार्म पे उपलब्ध रहती हैं और इसके अलावा सीमैप के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर सीमैप से नहीं ले रहे हैं तो किसी भी फार्म से ले सकते हैं या कोई आसपास कोई कर रहा हो तो वहाँ से ली जा सकती है। जी जी। अगर कोई और जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तब हमारे किसान साथी कहाँ संपर्क करेंगे? तो जैसे सीमैप मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या अपने आसपास के जो किसान उनकी खेती कर रहे हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जी ब्रजमोहन जी, आप इन सब फसलों को अपने खेतों में उगा रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हम जो औषधीय फसलें हैं, सुगंधीय जो फसलें हैं, इनकी हम खेती करें? इन सब फसलों के बारे में मैं रेडियो के माध्यम से सुना करता था, तो धीरे धीरे मेरा आना जाना शुरू हुआ। मैं पंतनगर गया था एक बार मशरूम की ट्रेनिंग लेने, वहाँ से ही मैं सीमैप पंतनगर गया था, जो नंगला में सीमैप का एक सेंटर है, तो वहाँ मैं एक मेले में गया था 5 साल पहले जी। तो वहाँ डॉक्टर सौदान सिंह द्वारा मैंने अर्लीमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा था। तब से मैं लगातार अर्लीमेंट टेक्नोलॉजी के तहत ही मेहनता का उत्पादन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जिरेनियम लगवाया था, पहली बार ही मेरे फील्ड पे उसका बचाने का प्रदर्शन लगाया गया था, जो कि अब सफलता पूर्वक चल रहा है। तो आज आप अपने खेतों में औषधीय सुगंधी फसलों कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये सब चीजों की खेती नहीं कर रहा होता तो मैं यहाँ आज बैठ के नहीं बोल रहा होता। जी। अगर हम वहीं आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की है? पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से। फिर इधर खेती में आ गए आप? हाँ, मैं खेती ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ घर में, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, तो मैं अगर कहीं नौकरी करने जाता तो घर छोड़ना पड़ता, तो मैं अपने खेतों में काम करता हूँ। ब्रजमोहन जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे युवा हैं और आप अपने खेतों में जो सुगंधीय फसलें हैं इनका उत्पादन करते हैं, औषधीय फसलें हैं इनको अपने खेतों में उगाते हैं और अच्छा मुनाफा, अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। अगर जो हमारे और किसान साथी हैं हमारी और आपकी बातचीत को अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी खास बातें हैं, जरूरी बातें हैं जो कि हमारे किसान साथियों को ध्यान रखनी है? कोई भी नई खेती करने के लिए पहले थोड़े स्तर से शुरुआत करनी चाहिए, न कि पूरे खेत में कर देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि अच्छा उत्पादन मिल रहा है या हमारे लिए ये फसल पोर्टेबल है, तभी आगे बढ़ना चाहिए और नई चीजों को अपनाना चाहिए। कोई कर रहा है तो उसमें सहयोग भी करना चाहिए और नई चीजों को अपनाना चाहिए ताकि और भी लोग करें। जी। एक चीज हम आपसे चलते चलते और जानना चाहेंगे, जैसे मेहनता की बात हमने की, तो मेहनता के तो जगह जगह प्लांट लग गए हैं, उनका तेल निकल जाता है वहाँ से, लेकिन जो सुगंधीय जो फसलें आपने कही जैसे लेमन है, जिरेनियम है या खस है, इनके प्लांट अभी देखने को नहीं मिलते। हाँ, इनके अभी तो अगर कोई हमारे किसान साथी कर ले तो उनके मन में एक विचार आता है कि आखिर अगर हम फसल कर तो लें ये, लेकिन इसको कहाँ लेकर जाएंगे, इसकी बिक्री कैसे होगी, इसका तेल कैसे निकलेगा? बिक्री में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, इनका तेल निकालने के लिए जो आश्वासन यंत्र होता है, जिरेनियम, कैमोमाइल और खस, ये तीनों के लिए कोवेशन यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये नॉर्मल वाली यूनिट से नहीं की जा सकती है। बाकी लेमन ग्रास है, पामारोजा है, मेंथा है, ये नॉर्मल मेंथा वाली यूनिट से ही निकल जाता है। ब्रजमोहन जी बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने हमारे सुनने वाले सभी साथियों के लिए औषधीय सुगंधी फसलों की खेती के बारे में बड़े ही विस्तार से बता दिया है और हम समझते हैं कि अगर हमारे किसान साथी अपने खेतों में औषधीय सुगंधी फसलों को करते हैं तो और बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो वो भी अपने सुगंधी औषधीय फसलों से अच्छा मुनाफा, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे भैया सुन रहे हैं विशेषज्ञ की राय औषधीय